दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फिर मैं हर बार की तरह पहले आपको अपना जो संरचना बनाई है, अपन ने संरचना तो क्या कहना चाहिए यार, वो रणनीति कि कैसे अपन आगे बढ़ने वाले हैं वो बताता हूँ। तो आज का टॉपिक है अपना पीएच, खास जो टॉपिक है मेन। और उससे पहले भी अपन थोड़ा सा समझेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, जिसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, है ना। और उसके बाद पीएच स्केल को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। और फिर उसके बाद बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको भी करके देख लेंगे कि अलग अलग चीज़ों का पीएच कितना होता है, वो मैं आपको नाप करके ही बता दूंगा। फिर उसके बाद जो है आज हम कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और रास्ते में ही चलते चलते में एक आध अच्छे से क्वेश्चन आए हैं कि सर ये थ्योरी की ज़रूरत क्यों होती है किसी की, जो हमें इतना पढ़ाया जा रहा है, या इस तरह के कोई क्वेश्चन बच्चों ने लिखे हैं, तो मैं उसका आंसर भी आपको करते चलूँगा। तो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं अपनी बात सार्वत्रिक सूचक से या यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो ये बात आई कहाँ से, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? तो इसका आंसर ये है कि जैसे हमारे पास जो लिटमस पेपर था ना, रेड और ब्लू, उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ जो है एसिड है, एसिडिक है, और कौन सा सॉल्यूशन जो है बेसिक है या क्षार है। लेकिन आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि कौन ज़्यादा खतरनाक अम्ल है, एसिड है या क्षार है। मतलब अम्ल और अम्ल में अगर अपने को तुलना करनी हो, जैसे कि नींबू है तो नींबू में भी अम्ल है, और अगर HCl की अपनी बॉटल है तो ये भी अम्ल है, लेकिन HCl बहुत खतरनाक है इससे। तो लिटमस पेपर तो दोनों में ही क्या कर देगा, ब्लू से लाल हो जाएगा, ख़त्म। तो अपने को ये नहीं पता चल रहा कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। तो उस चीज़ को पता करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक यूनिवर्सल या जिसको कह रहे हैं सार्वत्रिक, हर तरह के अम्ल और हर तरह के क्षार को नापने के लिए उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है या सार्वत्रिक सूचक है, देखो कैसा होता है। ये मेरे पास यहाँ बॉटल पड़ी है, ग्रीन कलर का है, अंदर खोला भी नहीं है मैंने अभी तक तो इसको। तो ये है अपने पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके कलर चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। अभी यहाँ देखो आप, तो ये करता क्या है, देखो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता ज्ञात करता है कि अम्ल कितना प्रबल है, क्षार कितना प्रबल है। फिर क्या कह रहे हैं कि इसका उपयोग किया जाता है जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये इंटरेस्टिंग, आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि फिर इसको बनाया कैसे होगा। जैसे मैं एक तो कोशिश करूंगा कि आपको है ना इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा, जो लाल गोभी से बनता है, लाल पत्ता गोभी से, रेड कैबेज से, वो मैं बना के दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसको कैसे बनाया है, इसमें बहुत सारी डाई होती है ना, डाई बोलते हैं इसको, या सूचक कह लो अभी आप लोग। तो बहुत सारी डाइज को, बहुत सारे अलग अलग ऐसे रंजक जो हैं उनको मिला करके इन्होंने एक ऐसा इंडिकेटर तैयार किया है। और ये करता क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न भिन्न रंगों से दिखाता है। भाई किसी, मतलब मेन बात यहाँ पर अपनी सारी चल रही है हाइड्रोजन आयन पर, जो अपने लिखा था ना H+ ब्रैकेट में एक्वस आयन, बात उस पर चल रही है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अम्लीय होगी, और वो बहुत 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 ही कम होगा तो वो चीज़ क्षारीय होगी। चल बात उस पर रही है सारी की सारी। इतना क्लियर है अब आपको? तो फिर इसी से हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही पीएच पेपर भी बनाया है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ देखो पहले, तो अब हमारे पास बात आ गई पीएच स्केल की। भाई जैसे क्या होगा कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये आपको अम्ल क्षार अलग अलग कलर में दे देगा। एकदम डार्क रेड, फिर हल्का रेड, फिर थोड़ा ऑरेंज, फिर हल्का ऑरेंज, फिर थोड़ा पीला सा, फिर थोड़ा ग्रीन सा, फिर डार्क ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर डार्क ब्लू, फिर डार्क ब्लू और डार्क ब्लू। तो ये आपको अलग अलग कलर दिखा देगा। तो उसके लिए अपने को कोई स्केल तो चाहिए ना। तो ये कुछ मैथमेटिकल और साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगा करके, ये इतना सिंपल नहीं है, इसके पीछे की गणित बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमें अभी नहीं जाना बिल्कुल भी। पीएच स्केल नाम से एक स्केल बनाया। जैसे अपना स्केल है ना लाइन खींचने का, नापने का, वैसे ये भी एक स्केल है। तो इस स्केल में क्या है कि भाई आपको अलग अलग कलर दिखेंगे। वो जैसे फेयर एंड लवली कंपनी का अब तो नाम चेंज हो गया है, ग्लो एंड लवली हो गया है। वो भी क्यों हुआ है, ढूंढना मजा आएगा, आपको पता चलेगा। खैर, कह रहे हैं कि जैसे वो मीटर दिखाते हैं ना ग्लो एंड लवली कंपनी वाले, कि स्किन काली थी फिर सफ़ेद हो गई ऐसे, तो उसमें गिनती लिख दो 1 2 3 4 5, तो अभी बोला 5 हो गई स्किन, 5 वाले कलर जैसी हो गई। समझ में आई आपको बात? तो अलग अलग कलर्स के आगे इन्होंने क्या कर दिया, गिनती लिख दी, 0 1 2 3 4 से 14 तक गिनती लिख दी। तो उसी को बोल दिया कि पीएच स्केल है। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, पीएच स्केल। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है,
कि ये जो पीएच स्केल है ना, इसमें पी का क्या मतलब है। एच का मतलब तो, क्योंकि ये किसकी सांद्रता ज्ञात कर रहा है, हाइड्रोजन आयन की, तो वो तो हाइड्रोजन आयन ही हो गया, या हाइड्रोनियम आयन बोल दो उसको। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि पी का क्या मतलब है। तो हमारी किताब एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि पी वर्ड है पोटेंस, और ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में पता नहीं इन्होंने क्यों पुंसांस लिखा है। पोटेंस लिख देते ना, पुंसांस लिखने का क्या मतलब होता है। तो जिसका अर्थ क्या है, शक्ति। भाई ये किसकी पावर दिखा रहा है आपको, हाइड्रोजन की पावर दिखा रहा है। हाइड्रोजन कितना पावरफुल है, आई समझ में। तो हाइड्रोजन कितना पावरफुल है इससे पता चल रहा है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात सुनो कि ये जो पीएच स्केल पी है, शक्ति बता रहा है, ये जो वर्ड है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, या मतलब यूं कह लो कि झगड़े वाला है। पी का जो मतलब है ना अभी तक एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, ऐसा मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा है कि पी फ्रेंच भाषा में इसका उस वैज्ञानिक ने कुछ और मतलब के लिए यूज में किया था जिन्होंने इसको ढूंढा था, पीएच स्केल को बनाया था। और जर्मन है और एक डेनिश भाषा भी है, शायद डच है, पता नहीं डेनिश है, तो उसमें भी फिर इसका कुछ और ही मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भाषाओं का उनके वहाँ कुछ झोलमोल चल रहा था, तो पी का मतलब थोड़ा इधर उधर उधर। जिस वैज्ञानिक ने सोलेन पीडर करके कुछ नाम था उन वैज्ञानिक का, उन्होंने किसी और मतलब के लिए यूज किया था, लेकिन फिर उसको बाद में इस तरह से समझा गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल, पावर या ऐसे जो शब्द है वो समझा जा सकता है, समझ रहे हो। मतलब एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, डॉट टू डॉट नहीं चल रहा है यहाँ पे सब कुछ, लेकिन आपको क्या याद रखना है, यही वाला ध्यान रखना है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में यही बताया गया। करेक्ट। इधर देखो तो फिर उसके बाद क्या है कि इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, 0 से 14 तक ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। और अगर 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो वो अम्लता बढ़ती जाएगी, और अगर 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो क्षारकता जो है ना, क्षारीय गुण जो है उसके वो बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद अपन कह रहे हैं हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन जो है H3O+ जितना ज्यादा होगा पीएच का मान उसका उतना ही कम होगा। तो जितना कम पीएच उतना खतरनाक अम्ल, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा जैसे जैसे चलोगे तो खतरनाक हमें क्या मिल जाएगा, क्षार मिलता जाएगा, खतरनाक क्षारक मिलता जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट लाइन अपन यहां लिखिए जो मैं आपको पीएच पेपर की बताने वाला हूं कि पीएच की सांद्रता जो है ना, सॉरी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक, पीएच सार्वत्रिक सूचक, जैसे ये तो अपने इंडिकेटर देखा लिक्विड, लेकिन इसका पेपर भी बना रखा है, उसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर, या इसको बोल रहे हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर। कुछ नहीं है खास बात यहां समझना, पेपर लो एक थोड़ा सा फिल्टर पेपर जैसा पेपर मान लो, फिर वो लकड़ी से ही बनता है, वो तो वुड पल्प से। फिर उसमें क्या करो कि ये जो आपका लिक्विड है ना उसमें उसको भिगो दो। सरल तरीका तो यही है, बाकी वो थोड़ा वैज्ञानिकली कुछ और करते हो साइंटिफिकली तो वो बात और है। बाकी उसमें भिगा दो तो वो उस सार्वत्रिक सूचकांक की तरह या यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। फिर जैसे ही उसको अम्ल और क्षार में आप डालोगे तो वो वैसा कलर देने लग जाएगा जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर देता अपने को। आई बात समझ में। तो पीएच पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, गॉट इट, कि सामान्यतः पीएच जो है ना, पीएच पेपर द्वारा निकालते हैं अपन। तो पीएच पेपर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे बनता है थोड़ा बहुत वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटी सी बात समझो, किताब में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो मैं डायग्राम आपको यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, ये एक ब्लू कलर की पट्टी दिखा रखी है, बीच में 7 पे एक डंडी खींची हुई है, और इधर 0 पे और इधर 14 पे। तो 0 की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तो आप देखो ब्लू कलर जो है ना, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, उसका संख्या बढ़ रही है, कलर ब्लू बढ़ रहा है, और उधर जा रहे हैं तो कलर ब्लू जो है वो कम होता जा रहा है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो ये जल्दी से लिख लो, तो फिर इसको हटाओ, मैं आगे लिखूं और आगे बढ़े अपन। तो अब ना आगे बढ़ने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अगर हम उसे बिल्कुल भी अपने जीवन में काम में ना ला सके जरा सा भी, तो वो व्यर्थ ही है, वो गड़बड़ी है एक तरह से, समझ रहे हो इस बात को।
तो देखो आज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ फिर अभी उसका यूज भी देख लेंगे अपन, अभी के अभी। तो यहाँ देखो अभी क्या अपने पास में प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात कर रहे हैं। पहले तो भाई प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, या अगर क्षार के लिए बोले तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता क्या है? तो प्रबल अम्ल वो अम्ल है जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल है। भाई आपने कोई अम्ल डाला विलयन में, अगर उसने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे दिए तो वो प्रबल है, कम दे रहा है तो दुर्बल है, बात खत्म। और सेम अगर हम बोलें OH माइनस के लिए, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए, कि कोई ऐसा क्षार है जो विलयन में पूरा डिसोसिएट हो जाता है, पूरा आयनित हो जाता है, OH माइनस अलग हो जाता है और उसका जो धातु वाला भाग है जैसे कि Na प्लस है या K प्लस है या Mg2 प्लस है, वो पूरे अलग हो जाते हैं, तो वो एक प्रबल क्षार है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक दुर्बल क्षार है। सरल सी बात है। अब हमारी किताब में ना एक एक्टिविटी दे रखी है हमें, क्रियाकलाप क्या दे रखा है, ऐसे खूब सारी चीज़ों का नाम लिखा हुआ है, उनका पीएच हमें लिखने को कह रखा है। ठीक है, तो पीएच हमें लिखने को कह रखा है। एक दो चीज़ों का मैंने यहाँ पर हटा दिया है क्योंकि वो मेरे पास है नहीं अभी, फिर वो लेके आनी पड़ेंगी। तो मैं आपको इसके पीछे का आइडिया क्या है वो बता दूंगा। तो देखो चलो, तो ये वाला टेस्ट खाना खाने से पहले लार का टेस्ट है। तो मैं ना ठोक इकट्ठी करके ऊपर ऊपर ही रखूंगा उस पर। ये कहीं पर 7 के जैसा दिख रहा है मेरे को, मैं फोकस करता हूँ। यहाँ देखो ये 7 कलर के हिसाब से इसके जैसा, 8 कह सकते हो आप चाहो तो, लेकिन 8 जितना डार्क नहीं है, 7 पर ही रखूंगा मैं इसके पीएच को। खाना खा के आ गया हूँ मैं एकदम बढ़िया। खाना खाने के बाद इसका टेस्ट कर रहे हैं अपन। तो इसको अगर आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, तो ये है तो कहीं ना कहीं पर 7 के आसपास ही। अब देखो मैंने आपको पीएच निकाल के तो बता दिया, यहाँ अपन लिख भी लेते हैं अपना आंसर जो आया है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि खाना खाने से पहले भी अपना पीएच तो लगभग 7 ही आ रहा है और खाना खाने के बाद में भी अपना पीएच तो लगभग 7 ही आ रहा है। ये जो इंडिकेटर जो मैंने आपको दिखाया उस पर तो इतना ही आ रहा है, लेकिन पीछे का लॉजिक क्या है आप वो समझना। जो हमारे मुंह का पीएच होता है वो 6.23 या 6.5 से लेकर के 7.2 7.3 तक बदलता है। कब? खाना खाने के पहले। और खाना खाने के बाद में अब क्या, 2 आइडियाज़ हैं, 2 जगहों पर मैं अलग अलग पढ़ा हूँ, काफ़ी जगहों पर, मतलब कि एक तो क्या होता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। मुंह में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है खाने पर, खाना खाने के बाद में। मैंने बता रखा है आपको दांत क्षय वाले में, दंत क्षय वाले, टीथ डीके वाले में, कि वो बैक्टीरिया वहाँ पर आते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। तो अगर वो अम्ल आ रहा है मान लो अगर, तो अम्लीय हो जाएगा पीएच। और वो काफ़ी लोग लिखते हैं कि खाना खाने के बाद का जो पीएच है वो 5.8 तक भी जा सकता है क्योंकि अम्लीय हो सकता है मुंह में। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना होता है कि बॉडी का जो पीएच है, अपने मुंह का जो पीएच है, वो 6.8 से नीचे नहीं जाता है। समझ रहे हैं, मुंह का भी पीएच। तो 5.8 मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और उसी तरह से फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि जो हमारी लार होती है ना, जो हमारी थूक होती है, ये क्षारीय स्वभाव की होती है। तो अगर आप इस लार का पीएच लोगे ना तो बल्कि वो 7 से ज़्यादा मिलेगा आपको, 7.5 मिल सकता है, क्योंकि वो उस अम्ल को ही तो ख़त्म करने के लिए आई है। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्या है, कैसे है लार का। फिर उसके बाद में है अपने पास में नींबू का रस। तो देखो नींबू मैं निचोड़ के लाया हूँ अपने नीचे से ही मतलब रसोई से, मम्मी से मांग के। तो ये काटा है मैंने जस्ट अभी नींबू। तो नींबू का थोड़ा सा मैं रस ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काफ़ी रस आ गया है नींबू का अपने पास में। और ये अपन ले रहे हैं इसके पीएच के लिए अपनी स्ट्रिप। और ये भी अच्छा खासा ऑरेंजिश तो हो ही गया है। इसको मैं कहूँगा कि ये है लगभग, मेरे हिसाब से आप देख रहे हो ये, मतलब मैं इसको 1 और 3 के बीच में कहूँगा इस पीएच इंडिकेटर के हिसाब से। तो इसके लिए अपन लिख देते हैं यहाँ पे 1 से 3 के बीच में कहीं पर। भाई हमें तो यही मिली ना रीडिंग, हमारे पास जो पीएच पेपर है एक्यूरेट नहीं है ये ना, मतलब एकदम प्रिसीजन वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास। मैं आपको बता भी देता हूँ, वैसे इसका वैल्यू होता है लगभग 2। अगर आप कहीं इंटरनेट पर इधर उधर ढूंढोगे तो 2 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लगभग 2 के बराबर। अब आप सोच रहे होगे सर प्रिसीजन वाली वैल्यू नहीं है तो फिर प्रिसीजन वाली वैल्यू कैसे लेते होंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक पीएच मीटर आता है, सीधा उसमें डालो 0.1 0.2 तक भी वो प्रिसाइज वैल्यू जो है बता देता है। अब है हमारे पास में टमाटर की बात आ रही है।
जस्ट अभी अभी काटा है मैंने इस टमाटर को। तो इस टमाटर के रस को भी मैं एक चम्मच में ले रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। अब आप सोच भी रहे होगे कि सर ये इतना फर्जीवाड़ा फालतू बातें आप क्यों कर रहे हो, हमारे पास नहीं क्या टमाटर घर पे। अरे मेरे को पता है तुम्हारे पास टमाटर है, लेकिन तुम कभी करोगे क्या घर पे ये सब कुछ, ये बताओ मेरे को। नहीं करते ना, मैंने भी नहीं किया था आज तक तो बचपन में। तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ। और अभी इसका देखना, तुम्हारे को डेली लाइफ में यूज़ बताऊँगा क्या है। तो फिर से इसको मैं यहाँ पे इसको डुबोया है मैंने इसमें। और यहाँ एक बात अपने को समझनी है एक, कि जो ये टमाटर है ना मेरे पास में, ये अच्छा वाला टमाटर नहीं है, मतलब खट्टा वाला टमाटर नहीं है। आपने सुना होगा बेंगलोरी टमाटर आते हैं, देसी टमाटर आते हैं, और ऐसे एक आध और वेराइटीज़ आती होंगी। मैं सब्ज़ी लेने जाता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो ये एक बात है हमारे साथ में। तो मैं इस पर फिर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारा ये मैच हो रहा है। देखो 3 और 5 के बीच में कहीं पर पीएच वैल्यू जो है इसकी। और इसके बाद यही चीज़ जो है हम लोग एक बार जल्दी जल्दी से जो है हमारे अम्ल और क्षार के लिए करके देख लेते हैं। तो अम्ल के नाम पर हमारे पास है हमारा प्यारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्रॉपर से ले रहा हूँ। तो इसमें भी अगर मैं पीएच की अपनी स्ट्रिप तोड़ लूँ पहले एक जल्दी से, ये वैसे मैं पहले भी कर ही चुका हूँ है ना, अम्ल क्षार का तो कराते ही हैं स्कूल्स में, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये एकदम से लाल कट हो जाता है एकदम, गॉट इट। तो इसका पीएच अगर अपन देखें तो अम्ल का 1 के पास ही जा रहा है कहीं, क्योंकि हमारे तो और कहीं कलर मैच ही नहीं हो रहा। हो सकता है 2 हो सकता है 1.5 हो। तो हमारा पीएच के इस हिसाब से इसकी वैल्यू है 1। और फिर उसके बाद क्षार के लिए है हमारे पास में NaOH। तो NaOH को भी अपन ले रहे हैं वापस से सिमिलरली ड्रॉपर में, और इसको भी मैं एक चम्मच में ही ले रहा हूँ थोड़ा सा। देख रहे हो ना, घर की रसोई का ही सामान ला करके मैं सारा काम कर देता हूँ आपके सामने यहाँ पे। तो ये NaOH देखो, ऑरेंज ली थी मैंने, कैसी हो गई ये एकदम से, कैसी हो गई ये एकदम हरे जैसी हो गई ना, डार्क ग्रीन जैसी। तो यहाँ अगर इसका अपन देखें तो ये कहाँ मैच कर रहा है, देखो मेरे हिसाब से तो ये 10-12 के बीच में कहीं आ रहा है, 10-12 के बीच में। तो ये हमारी वैल्यूज़ आई। तो इन वैल्यूज़ को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाई टमाटर का जो रस होता है ना वो अराउंड 4 होता है। अब हमारी वैल्यू 5 आ रही हो, 4 आ रही हो, 3 आ रही हो, ठीक है, इसका इतना होता है पीएच। नल का जो जल होता है ये नहीं लाया हूँ मैं ना। तो जो पीने लायक पानी होता है ना उसका पीएच 7 के आसपास ही रहता है। तो अपन इसको लिख देते हैं कि यार 7 के आसपास ही रहता है लगभग। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता है, अलग अलग जो ज़मीन के अंदर का पानी है, बोरिंग का पानी, हेडपम्प का पानी, तालाब का पानी, नाली का पानी, ये मैं आपको लास्ट वाले जब चैप्टर करेंगे तब पीने के पानी पर थोड़ा और बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे। और NaOH और जल का अभी अपन ने करके देखा। तो NaOH का अपना तो लगभग 13-14 के आसपास आ रहा है, तो 13 के लगभग होता है इसका। और जो 1 मोलर, ये जो चीज़ आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर विलेन। इसको बनाते कैसे हैं ये भी है एक टॉपिक, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस पर अपन बात नहीं कर रहे। आपको सिंपल समझ लो, NaOH और HCl की बात हो रही थी, डाइल्यूटेड ले रखा है अपन ने। और HCl का अगर हम देखें तो इसका हमारा तो 1 के आसपास आ रहा है, वैसे 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, लगभग जो है 1 के आसपास आ रहा है। तो ये लगभग ही लिखा है, वैसे भी अपन ने ऊपर ही लिख दिया था लगभग पीएच, क्योंकि हमारा पीएच पेपर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो एकदम परफेक्ट तो दे नहीं रहा है ना ये यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे को आपको इंटरेस्टिंग बात क्या बतानी थी, जैसे एक चीज़ किताब में लिखी हुई है, वातित द्रव, हाँ, मतलब एयरेटेड ड्रिंक्स। वो कोल्ड ड्रिंक आती है ना पीने की, सोडा पीते हैं या कोका कोला आती है, मिरिंडा आती है, लिम्का आती है, माजा आती है, कितनी सारी आती है, माजा मीठी वाली होती है। तो इनमें क्या होता है देखना, एक बात समझना, वो एयरेटेड ड्रिंक्स होती है, उनका पीएच अगर आप लोगे तो उनका पीएच भी अम्लीय होता है, वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। उसके अलावा अगर कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी पीने की, तो कॉफ़ी भी जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है।
चाय की बात करें तो चाय अलग अलग है। ग्रीन टी क्षारीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की कॉफ़ी थोड़ी बहुत होती है। दूध की अगर हम बात करें तो दूध लगभग न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होती है उसकी वैल्यू। तो मैं आपको यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पेट में, अभी हम वैसे पढ़ने भी वाले हैं आगे, कभी एसिडिटी हो जाती है, गैस बढ़ जाती है, एसिड है ना अपने पेट के अंदर भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं कि वो जो बाहर कोल्ड ड्रिंक मिलती है ना वो जाके पी लेते हैं। उनको लगता है पीते हैं ना तो डकार आती है, गैस बाहर आती है, तो उससे सही हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप, सोच करके देखो। आपके पेट में पहले से क्या पड़ा है, आमाशय में अंदर उधर में एसिड, अम्ल, और फिर आप ऊपर से जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उसका भी नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी, अम्लीय प्रकृति है। तो पीएच काम आ गया ना। अब देखो बच्चों ने प्रश्न क्या पूछा था, सर काम कहाँ आएगा, देख लो कहाँ काम आ रहा है, आ रही बात समझ में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है मेरे को यहाँ क्या लगती है, नींबू। नींबू का रस आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। नींबू का रस कैसा है, 1 से 3, मतलब अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का है। तो यहां समझने की बात करना, हमें फिर क्या करना चाहिए, अगर हमारे पेट में कभी गैस होती है तो नींबू तो नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप सबने अगर नोटिस किया हो तो एक वो काली चाय बनती है या नींबू वाली चाय बनाते हैं, थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, पानी गर्म कर देते हैं और फिर वो उसको पिला देते हैं, पेट में दिक्कत हो रही होती है तो, या पेट में किसी को खराब हो रहा होता है तो बोलते हैं नींबू पियो। काफी सालों से चला आ रहा है हमारे समाज में, तो ये हमारे यहाँ तो करते हैं। तो उसका कारण क्या है, विज्ञान भी कहता है, कुछ एक मैंने वेबसाइट्स पर पढ़ा है इस चीज को, कि नींबू शरीर के बाहर तो अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन एक बार अगर उसका पाचन हो जाता है ना शरीर में, तो वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। मतलब उसके जो अंत उत्पाद होते हैं पाचन के बाद वो कैसे होते हैं, क्षारीय स्वभाव के होते हैं। तो इसीलिए उसके जो बेनिफिट है शरीर को वो क्षार वाला होता है, ना कि अम्ल वाला। इंटरेस्टिंग बात है। तो अब देखो यहाँ पे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बाद हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये जो अभिक्रिया थी या ये जो क्रियाकलाप किया हमने, ये इसीलिए किया है। तो देखो सबसे पहला क्या है, जीवित प्राणी केवल एक निश्चित परास में ही जीवित रह सकते हैं। निश्चित पीएच परास लिखना चाहिए यहाँ पे मुझे, पीएच के परास में, निश्चित पीएच के परास में ही जिंदा रह सकते हैं। जैसे उदाहरण, मनुष्यों के शरीर का जो पीएच है वो 7 से 8.5 के बीच में, 7 से 8.5, 7.8 सॉरी, 7 से 7.8 के बीच में। हाँ, मुंह का थोड़ा बदल रहा है, लेकिन अगर हमारे चारों तरफ की प्रकृति इससे बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी, अगर पीएच 1 हो जाए हमारे चारों तरफ का, तो हम फिर शायद जिंदा नहीं रह सकते, 2 हो जाए तो कितना महत्वपूर्ण हो गया ये। अब ये चीज कहाँ समझ में आती है हमें, जैसे वर्षा के जल का अगर पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं या एसिड रेन बोलते हैं। अब ये जो टॉपिक है 9वीं कक्षा में मैं जो हमारे जैव रासायनिक चक्र हैं उनमें मैंने अच्छे से लिया है कि वो कैसे होती है ना, कैसे उसमें जो है वर्षा के जल में अम्लीय प्रकृति आ रही है। तो उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो अलग से टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट का या ज्योग्राफी का, उस पर नहीं जा रहे अभी अपन। बस हम समझ रहे हैं कि हाँ पीएच, और अगर ये जो पानी है अब वो अम्लीय हो गया है पानी, तो वो बह के नीचे आएगा, जमीन से जाके 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 नदियों में इकट्ठा हो जाएगा। अब नदियों में तो क्या स्वच्छ जल होता है ना, फ्रेश वाटर, तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं, जो मछलियां हैं या बहुत सारे दूसरे जीव हैं, उनके शरीर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना क्षमता नहीं होती कि वो पीएच बदल जाए तो भी जिंदा रह सके। तो अब होगा क्या, जब अम्लीय जल जाएगा तो उस नदी का पानी जो है अम्लीय हो जाएगा और उसमें रहने वाले जो जीव हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम में आ जाएंगे और मृत्यु भी तक हो सकती है बहुत सारे ऐसे जीवों की, या वो जीव क्या करेंगे, उस जगह से उस पानी को छोड़ करके चले जाएंगे। ये समस्या आज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और ये चीज जब हम लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। जो भी फसल होती है या जैसे उसमें किसी भी फसल की मिट्टी में हम लोग किसान जो लोग हैं फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आपने पढ़ा था, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की बात हुई थी। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो असल में कर क्या रहे हैं, यही चीजें तो बैलेंस कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं पौधों को जो अलग अलग चाहिए, अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, और उसके अलावा जो यूरिया है या फॉस्फोरस या पोटेशियम के लिए बाकी जो हमारे पास में सॉल्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस मिट्टी को सीधे ही उसका पीएच बैलेंस करवा रहे हैं। जैसे खास करके अगर यूरिया नाइट्रोजन की बात करें, खैर चलो उसको भी छोड़ो, पीएच वहां पर एक मैटर कर रहा है। जैसे उसके लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, या अभी अपन देखेंगे उसको भी। और तो इसके लिए हमें किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आप अपने आसपास के खेत वेत में जाओ, अलग अलग जगह से मिट्टी इकट्ठी कर लो, उस मिट्टी में
थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेनी है आपको, 5 ग्राम मिट्टी लेनी है, 1-2 ग्राम मिट्टी लेनी है, फिर उसमें से 10 मिलीलीटर उसमें आपको पानी डाल के हिलाना है और फिर उस पानी को छान लेना है, फिर उस पानी का पीएच चेक करना है। और ऐसी जगह की भी चेक करो जहाँ सबसे ज़्यादा पौधे उग रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, उसकी भी चेक करके आओ। फिर आप उसका क्या निष्कर्ष निकालते हो, मतलब आपके हिसाब से अच्छा पीएच वैल्यू क्या है अच्छी मिट्टी की। तो इसका उत्तर मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ, ये एक्टिविटी तो नहीं कर रहे अपन, 6 से 7 के बीच में। तो जो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ठीक है, भूगोल शास्त्र में, तो वहाँ आप पढ़ोगे इसके बारे में, कौन सी मिट्टियाँ होती है, कौन सी मिट्टी का फिर पीएच कितना होता है, कौन सी कितनी ज़्यादा उपजाऊ होती है, किसमें क्या उग सकता है, किसमें क्या नहीं उग सकता है, भारत के कोने में कौन सी कहाँ मिल रही है। तो ये अपना टॉपिक नहीं है, अपना बस यहाँ कंक्लूजन क्या है कि अच्छी मिट्टी का जो पीएच का परास है 6 से 7 के बीच में होता है। अब अगर मान लो किसी मिट्टी का जो है पीएच 5.8 हो जाए, तो वो किसान क्या करेगा, उसमें ऐसा कोई सॉल्ट डालेगा, ऐसा कुछ पदार्थ डालेगा जिससे उसका पीएच जो है ज़्यादा हो जाए, 6 से 7 के बीच में आ जाए। आई बात समझ में? अपन आएंगे उस बात पे क्वेश्चन आंसर्स में। फिर है हमारे पास में, हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसकी अत्यधिक मात्रा से उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है ना? बिल्कुल। जिस दिन हम खाना नहीं खा रहे, व्रत रखते हैं काफ़ी लोग, तो उनको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ताकि वो जो एसिड वगैरह जो बन रहा है वो फ्लश आउट हो जाए, निकल जाए बॉडी से। अगर नहीं तो वो वहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है ना, समझ रहे हो इस बात को? इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है और उसका उदाहरण हमें दे रखा है किताब में, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जानते हैं ना अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो समझना ये एंटासिड है। एंटी का मतलब होता है उल्टा, और एसिड मतलब एसिड का उल्टा। तो एसिड का उल्टा कौन है? क्षार। और ये कैसा क्षार है? एक दुर्बल क्षार होता है। मतलब समझने की कोशिश करना, अगर HCl है, पेट में जलन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप NaOH का घोल बनाओगे और पी लोगे, उससे और तबाही हो जाएगी। तो उसके लिए हमें दुर्बल क्षार को प्रयोग में लाना होता है, और ये दुर्बल क्षार का उदाहरण है MgOH ट्वाइस, इसको हम बोल रहे हैं एंटासिड। एंटासिड इंग्लिश में भी एंटासिड और हिंदी में भी एंटासिड। तो एंटासिड के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण क्या है? बाहर जाके इनो ले आते हैं अपन, 7 रुपए का आने लग गया शायद आजकल, 6-7 रुपए का पाउच, तो वो एंटासिड का उदाहरण है। आई बात समझ में? और उसमें हो सकता है कि ये चीज हो और उसके अलावा फ्लेवर हो अलग अलग, और उसके अलावा जैसे एसिफिक्स वगैरह करके कुछ एक दवाइयाँ आती हैं, डाइजीन जैसे हम लोग कहते हैं डाइजीन, तो उनमें भी हो सकता है ये चीज़ें हो जो गैस नहीं होने दे, एसिडिटी नहीं होने दे, समझ रहे हो, HCl को तबाही नहीं करने दे अंदर। तो उसके बाद है हमारे पास में मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए अपना स्पेशल वीडियो है पार्ट 6 जैव प्रक्रम वाले में, दंत क्षय नाम से मैंने बहुत डिटेल में लिया था वो टॉपिक। बाहर वाली इनामेल जो है तो वो सबसे कठोर होती है, उसको वैसे कभी कुछ नहीं होता, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी वही है, लेकिन अगर पीएच का मान हमारे दांतों के 5.5 से कम हो जाता है तो वो खराब होने लग जाती है। वो पूरा मैंने वहां समझाया आपको बहुत अच्छे से, और इसीलिए फिर हमें उसको बचाने के लिए किसका उपयोग करना होता है? देखो, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना पड़ता है। ऐसा मंजन जो व्यवहार में, प्रकृति में कैसा हो? क्षारकीय हो। आ रही बात समझ में क्या हो रहा है? फिर लास्ट हमने एक लिया है पॉइंट, मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, मधुमक्खी अगर डंक मारती है, और नेटल का एक पौधा होता है, उससे भी अगर डंक, मतलब उसके दांत जैसे होते हैं, बाल जैसे, अगर वो अड़ जाते हैं ना चमड़ी के, तो उन दोनों से ही हमारे इस चमड़ी पर मेथेनॉइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड आ जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, मेथेनॉइक अम्ल बोलो या फॉर्मिक अम्ल बोलो, और इसके कारण जलन होने लग जाती है। तो इसका हमारे वो पुराने नहीं दादा नानी वाले नुस्खे होते हैं, तो उन नुस्खों के हिसाब से हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा जो है, उसको थोड़ा लगा लेते हैं। वो थोड़ा सा क्षार की प्रकृति का होता है, तो अपना काम हो जाता है, उससे वो जलन कम हो जाती है। इसका एक और इंटरेस्टिंग इलाज भी है। जैसे खैर नीटल के पौधे का तो एक ये है कि पहाड़ों पर ये पौधा मिलता है, और इसके पास में ही एक डाक का पौधा भी उगता है, हमेशा आसपास ही उगते हैं। तो अगर नीटल से आपको क्या होने लग जाए, जलन होने लग जाए, तो डाक का जो पौधा होता है उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, तो उसकी पत्ती लो, रगड़ करके, मसल करके रगड़ लो, तो उससे क्षारकीय से अम्ल जो है उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया हो जाएगी और लवण बन जाएगा, तो आपको फिर उतनी जलन नहीं होगी, जल बन जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा। एक जो इंटरेस्टिंग तरीका हम लेते हैं ना, कभी भी गाड़ी वगैरह पे मधुमक्खी आके काट लेती है, तो हम क्या करते हैं,
कोई लोहे की चीज़ लेकर के उसको टच करते हैं यहाँ पे। इसके पीछे लॉजिक समझ आता है क्या आपको? देखो लॉजिक है इसके पीछे, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, समझना। वो जो मान लो कैंची ले ली आपने, लोहे की बनी हुई है, या ऐसा लोहे का कुछ भी कड़ा लेकर के आप टच कर रहे हो वहां पे, तो लोहा क्या है? तो एक तरह से आयरन है ना। और आयरन को अगर मैं ऐसे लिख लूं, आयरन, और आयरन के पड़े 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 उस पर ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके क्या बना दिया? आयरन ऑक्साइड बना दिया। तो आयरन ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है? एक धातु ऑक्साइड है। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? याद करो, मेटल ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षार की प्रकृति होती है। तभी तो जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल आपके ऊपर मधुमक्खी ने छोड़ दिया डंक मार के। आपने लोहा जब रगड़ा तो क्योंकि वो कैसा है? आयरन ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड होने के कारण क्षार की प्रकृति का है, तो थोड़ा आपको राहत देता है, आराम देता है। वो बेवकूफ़ी नहीं है, लॉजिक है भैया। आ रही के बात समझ में? चलो ठीक है, तो इतना आप लिख ही लोगे। पहले अपन एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 31 पर थोड़े अपने को एक क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, आपके पास दो विलेन ए और बी हैं। विलेन ए के पीएच का मान 6 है और विलेन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? बहुत सिंपल है, आप इसको बोल दोगे कि भैया जो विलेन ए है जिसमें जो है 6 है जिसका पीएच, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इसीलिए उसका पीएच का मान कम है, बात खत्म। फिर मतलब ये अम्लीय हो जाएगा और 8 वाला क्षारकीय। आई होप आप इतना लिख दोगे ना। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? H+ आयन की सांद्रता का विलेन किस प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है? सॉरी, H+ आयन की सांद्रता का विलेन की प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है? भाई H+ जो आयन है ना, उससे विलेन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो अगर H+ आयन बहुत ज़्यादा होंगे तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर H+ आयन बहुत ही कम मात्रा में होंगे तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। बस इतना सही अपने को लिखना है इसमें। तीसरा क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्या क्षारकीय विलेन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक विलेन है जो कि क्षारकीय है, क्या उसमें H+ आयन है? तो देखो अपन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक H+ आयन कितना छोटा है, अगर 2 4 5 भी होंगे तो हमें ना तो नहीं कर सकते ना। आप मान लो 5000 उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है और 4 उसमें हाइड्रोजन आयन है, तो आप मना तो नहीं कर सकते ना। तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल होते हैं, क्षारकीय विलेन में हाइड्रोजन आयन जो है होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा जो संख्या है उनसे कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए वो जो है विलेन क्षारकीय होता है। ये हमें लिखना है। और वाइसे वर्सा भी है, उल्टा भी है। अगर आपसे पूछे कि किसी अम्लीय विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्या, तो आप कह सकते हो हाँ थोड़े बहुत हो तो हो सकता है, लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। ये चीज क्या कोई, अब एक क्वेश्चन दे रखा चौथा, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? चौक मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट को कह रहा है, चौक है ना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कह रहा है, और अच्छा बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है और बुझा हुआ चूना जो है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह रहे हैं। तो इनका उपयोग खेत में वो कब करेगा? जो मैं आपको कह रहा था ना, वो मृदा के लिए ये चीज़ें कह रहा था मैं आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर उसके बाद में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो इसका उत्तर है कि जब उस किसान के खेत की मृदा का जो पीएच का मान है 7 से कम हो जाएगा, तब वो इन चीज़ों का उपयोग करेगा। समझना कैसे? 7 से कम हो जाएगा मतलब अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। तो वो किसान क्या करना चाहेगा, 6 से 7 के बीच में लाने के लिए, और थोड़ा मान लो 7.25 तक लाने के लिए क्षारकीय प्रभाव वाले पदार्थों का उपयोग करेगा, लवणों का उपयोग करेगा। तो हमारे पास ऐसे कुछ एक हैं ये, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड हो गया। तो मेटल ऑक्साइड या धातु जो ऑक्साइड है वो क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया कर सकता है, तो इसका मतलब वो खुद कैसा है व्यवहार में, क्षारकीय है, इसलिए डाल रहे हैं। उसी तरह से धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सोच करके देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोच करके देखो। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो आई होप यहाँ तक आपको ये सब कुछ क्लियर है। इसके बाद एक छोटी सी लास्ट चीज और दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, वो भी मैं बता ही दूं आपको। इसमें प्रकृति में कुछ एक चीजें दे रखी है हमें, जैसे सिरका दे रखा है, संतरा दे रखा है, इमली दे रखी है, टमाटर दे रखा है, और इनमें कौन सा अम्ल होता है वो नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड।
वैसे ही क्षार के लिए अगर क्षार या क्षार नहीं, अम्ल का ही दे रखा है, खैर उन्होंने, प्राकृतिक स्रोत है खट्टा दूध या जिसको हम दही कह सकते हैं, उसके लिए लैक्टिक अम्ल दे रखा है उसमें। नींबू में सिट्रिक अम्ल है, चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल है, नेटल के डंक में भी मेथेनॉइक अम्ल है, जहाँ जिसको फॉर्मिक एसिड भी अपन कह ही रहे थे। तो ये इनमें से क्या एक क्वेश्चन आ जाता है सीधा एग्जाम में कि भैया कौन सा अम्ल कौन सी वाली चीज़ में मिलता है, ये चीज़ आप बता दो। 4 ऑप्शन आ सकते हैं या एक शब्द में लिखने को आ सकता है कि इसमें से कौन सा अम्ल होता है, वो बताओ। तो ये चीज़ आप याद कर लेना एग्जाम की दृष्टि से, और ये चीज़ लिख लेना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।